नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आज हम लोग इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये 2 जून 2019 को आया हुआ पेपर है। तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क 320 और जो मैक्सिमम आपके प्रश्न है वो 80 प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में है। तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम की तरफ से इस पेपर को कराया गया है। तो यहाँ पर ये जो पेपर है, ये पेपर टेक्नीशियन भी टर्नर का पेपर है। तो ये यहाँ पर विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 305 जिसकी थी, उस पद के लिए चयन हेतु लिखित परीक्षा की गई है। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं इस पेपर को सॉल्व करने की। उससे पहले इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको भी थोड़ा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अपना नेम फिल कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है, इधर रोल नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जो भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन यानी कि गलत हो जाता है तो उसके लिए 1 क्वेश्चन को यहाँ से निगेटिव यानी कि निगेटिव अंकन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इस प्रश्न सेट में जो है टोटल आपके 80 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन 80 क्वेश्चन में से आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम होगा। आपको 2 घंटे में इन 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए 4 नंबर में बोला है कि 4 अंक मिलेंगे प्रत्येक सही आंसर के लिए, और 1 यानी कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चन सेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पेपर को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अभी काफ़ी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये टेक्नीशियन भी टर्नर का है पेपर है। तो यहाँ पर इसकी पद संख्या यहाँ पे जो है इसका पोस्ट नंबर 1396 लिखा है। जो पेपर का सेट है वो पेपर का सेट बी है। तो चलिए इस पेपर को हम अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, वाह थ्रेड को डॉट डॉट के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। जो आपकी एक्सटर्नल थ्रेड होती है कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यानी कि मेंस ऑफ, ये बाहरी थ्रेड किसके माध्यम से यहाँ पर उत्पन्न की जा सकती है। तो यहाँ पर टाइप दिया है आपको ऑप्शन, इधर आपको सेकेंड नंबर में डाई ऑप्शन दिया है और थर्ड में लेथ मशीन दिया है और इधर उपयुक्त में सभी। तो आपको पता होना चाहिए टैप है, टैप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड को यहाँ से काटा जाता है। जो डाई है इसके माध्यम से हम लोग बाहरी थ्रेड को काटते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है लेथ मशीन। लेथ मशीन से हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों प्रकार की थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है वाह थ्रेड किसके द्वारा, तो आप इनमें से ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेथ मशीन भी सही है और डाई भी। तो लेथ मशीन से इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की जाती हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो डाई होगा। डाई के माध्यम से एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है लेथ पर शंकु वर्तन को डॉट डॉट द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि टेपर टर्निंग ऑन लेथ मशीन कैन बी प्रोड्यूस बाय, यानी कि लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है फार्म टूल विधि के द्वारा और समरेश स्लाइड विधि यानी कंपाउंड स्लाइड विधि के द्वारा और टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि के द्वारा। तो टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि ऑप्शन नंबर था। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि लेथ पर जो है कि टेपर
फार्म टूल द्वारा भी काटा जाता है, कंपाउंड स्लाइड विधि से भी, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड से भी टेपर टर्निंग की जाती है। तो यहाँ पे जो इसका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित चित्र में दिए गए उपकरण को पहचानिए। जो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है इसमें आपको पहचान कर लिखना है कि ये कोई जो चित्र है, इमेज, ये किस चीज का है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कैन इंस्ट्रूमेंट शो इन द फॉलोइंग पिक्चर फिगर, यहाँ जो फिगर दिया गया है आपको पहचानना है कि ये फिगर कौन सा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट पे आपको रेडियस गेज, क्या ये रेडियस गेज है तो आपको पता होना चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड है थ्रेड पिच गेज, क्या ये थ्रेड पिच है। स्पर्श गेज यानी कि फिलर गेज, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये रेडियस गेज भी नहीं है, स्क्रू थ्रेड यानी स्क्रू पिच गेज भी नहीं है, यह है स्पर्शक गेज यानी कि फीलर गेज। फीलर गेज से हम लोग क्या करते हैं, फीलर गेज से दो यानी कि पार्टों के बीच का गैप यानी कि थिकनेस को हम चेक करते हैं। जो रेडियस गेज है हम किसी जाब की रेडियस को चेक करते हैं। इस जो थ्रेड पिच गेज है इसके द्वारा हम लोग थ्रेड की पिच को ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ का जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है आरंभिक छिद्र प्रवेदन का मतलब डॉट डॉट है, यानी कि पायलट होल ड्रिलिंग मीन्स, यानी कि जो आरंभिक छिद्र प्रवेदन का मतलब यानी जो आप पायलट होल ड्रिलिंग मीन्स इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे पायलट द्वारा प्रवेदित छिद्र होल ड्रिलिंग बाय ए पायलट, एक बड़े प्रवेदन को मार्गदर्शित करने हेतु एक पदार्थ में प्रवेदित छोटा छिद्र। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ नंबर का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। एक पहले यानी कि ए स्मॉल होल ड्रिल्ड इनटू मटेरियल टू गाइड ए लार्जर ड्रिल, यानी कि कोई भी आप ये आपका मान लीजिए जॉब है तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा ड्रिल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लार्ज ड्रिल को लोकेट करने के लिए यहाँ पर छोटा ड्रिल लगाते हैं। तो मान लीजिए आपका ये बड़ा ड्रिल है तो सबसे पहले हम छोटा ड्रिल इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे बड़े जॉब को लोकेट कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको अगला क्वेश्चन नंबर है 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या बोला गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है प्रवेदन ड्रिफ्ट, यानी कि जो आपकी ड्रिल ड्रिफ्ट होती है वो डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, ड्रिल ड्रिफ्ट इज यूज्ड फॉर, यानी कि ड्रिल ड्रिफ्ट को किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन बनी रहती है। तो प्रवेदन स्थल का आरेखन करने हेतु यानी कि ड्राइंग ए ड्रिल लोकेशन, उसके बाद में है फिक्सिंग ए चेक ऑन द मशीन स्पिंडल, उसके बाद में है रिमूविंग ए ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्क, यानी कि टूटे हुए प्रवेदन को हटाने के लिए। अगला है मशीन तुर्क से प्रवेदन को हटाने के लिए, रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। जो इसका राइट आंसर है वो यही है कि जो मशीन होती है उसके स्पिंडल से ड्रिल स्पिंडल को हटाने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 1 मिलीमीटर डॉट डॉट के समान होता है। जो आपका 1 मिलीमीटर है वो किसके समान है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका 1 मिलीमीटर है वो 1000 माइक्रोन आपका जो 1 मिलीमीटर होता है वो 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर आपको ऑप्शन दिया 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन और आपको दिया है जो कि 10,000 माइक्रोन। आपको पता होना चाहिए जो कहना कि यहाँ पे 100 माइक्रोन दिया है तो इसकी वैल्यू 0.1 mm होती है। ठीक है, यहाँ पे जो 10 माइक्रोन दिया है ये आपका वर्नियर नहीं, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.01। तो यहाँ पर 0.01 इसको 10 माइक्रोन बोलते हैं। तो ये आपका
माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्ममापी में ताला ढिबरी, यानी कि जो सूक्ष्ममापी है जिसको हम लोग माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर में ताला ढिबरी यानी लॉक नट जो होता है डॉट डॉट के लिए दिया जाता है, यानी कि लॉक नट इज इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड। जो लॉक नट दिया जाता है माइक्रोमीटर में वो किस लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है तुर्क की गति को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल द मोमेंट ऑफ द स्पिंडल। अगला है वर्क पीस के ऊपर सेट करने के बाद पाठ्यांक को अभिबंध करने के लिए, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इज ओवर द वर्क पीस। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा, क्योंकि वर्क पीस के ऊपर सेट करने के बाद में पाठ्यांक को अच्छे से पढ़ने के लिए उसमें कोई एरर ना आ सके, इसलिए उसको हम लोग वहाँ पे लॉक नट के माध्यम से उसको लॉक कर लेते हैं, स्पिंडल घटे बढ़े ना। अगला ऑप्शन है वर्क पीस को ठीक ठाक मापने के लिए, ऐसा नहीं है। प्रयुक्त न करने की स्थिति में सूक्ष्ममापी को ताला बंद करने, ये सब रॉन्ग आंसर हैं। तो 7 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है टेपर वाले गेज को डॉट 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 मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि टेपर रिंग गेज जो है इज यूज्ड टू मेजर। जो टेपर रिंग गेज है उसके द्वारा किस चीज को हम लोग मापते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे आपके सामने। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला गया बाहरी टेपर, यानी कि जो एक्सटर्नल टेपर होता है उसको मापने के लिए, आंतरिक इंटरनल टेपर और बाहरी व आंतरिक यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेपर, नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ से जो टेपर बल है यानी कि टेपर रिंगेज होती है उसके माध्यम से हम लोग बाहरी टेपर को ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित उपकरण को पहचानिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। जो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है तो आपको इस फिगर को पहचान कर लिखना है कि ये फिगर कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर आपका इस प्रकार का नहीं होता है। वह सूक्ष्ममापी यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर वो भी नहीं आपका है। तो यहाँ पे गहराई सूक्ष्ममापी ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला है डायल परीक्षा सूचक, यानी कि जिसको DTI डायल टेक्स्ट इंडिकेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बोला गया है दोस्त, बाम हर्ष चूड़ी का मतलब। जो बाम हर्ष चूड़ी होती है मतलब डॉट डॉट है, यानी कि लेफ्ट हैंड थ्रेड मीन्स, जो लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है उसका मतलब क्या है। बोल्ट को दक्षिणावर्त घुमाने पर चूड़ी आगे बढ़ती है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बोल्ट को वामाव्रत घुमाने पर चूड़ी आगे की ओर बढ़ती है, जब उसको वामाव्रत घुमाते हैं तभी चूड़ी आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे थ्रेड एडवांस बोल्ट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला यहाँ पे देखिए बोल्ट को केवल बाएं हाथ से ही दृढ़ीकृत करना, यानी कि बोल्ट हैज टू टाइटनेट बाय लेफ्ट हैंड ओनली, ऐसा नहीं, ये भी गलत है आपका। यहाँ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला गया है तीन बहु आरंभी चूड़ी वाले, यानी कि M8/1 वोल्ट की लीड है। यहाँ पे आपको दिया गया है M8/1 की जो लीड है वो 3 बहुमुखी चूड़ी के लिए कितनी होगी। तो यहाँ पे ये M इसका मेट्रिक यानी कि डाया है 8 मेट्रिक थ्रेड का, और यहाँ पे जो 1 है ये आपकी पिच दिख रही है। तो यहाँ पे आपकी पिच 1 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया इसकी लीड कितनी होगी। तो जब ये 3 बहुआरंभी चूड़ी है तो इसकी जो लीड है वो 3 मिलीमीटर हो जाएगी। अगर डबल यानी कि 2 बहुआरंभी होती तो आपकी 2 मिलीमीटर हो जाती, अगर 4 है तो आपकी 4 mm हो जाती। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दोस्तों बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया उत्तम तार आकार वह है जिसे चूड़ी खांचे में रखा जाए तो वह डॉट डॉट के संपर्क में आएगी। मान लीजिए कोई बेस्ट वायर साइज इज द वन विच व्हेन प्लेस्ड इन द थ्रेड ग्रूव विल मेक कांटेक्ट एट। तो लघु व्यास यानी कि माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर, थ्रेड की त्रोणी यानी कि थ्रो ऑफ द थ्रेड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पिच डायमीटर। तो आपका यहाँ से जो आंसर निकल करके आ रहा है वो 12 नंबर में ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया प्रवेदन में भरण दर यानी कि जो पर डाटा निर्भर करती है, जो आपकी रेट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग डिपेंडेड ऑन, जो आपकी ड्रिलिंग की जो फीड है वो किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आप अपेक्षित परिसज्जा यानी कि फिनिश रिक्वायर्ड पर या टाइप ऑफ ड्रिल मटेरियल पर, मटेरियल टू बी ड्रिल्ड, और यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ द एबव इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो ड्रिल की फीड है, भरण यानी कि जो फीड है वो इन सभी पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर, अगर डॉट 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 प्रवेदन अति तापित हो सकता है यानी कि ड्रिल्स में भी ओवरहीटेड इफ। तो यहाँ पे आपका जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला गया है शीतलन अप्रभावी रहा तो कूलिंग इज इफेक्टिव, प्रवेदन तीक्ष्ण ना हो तो ड्रिल इज नॉट शार्प, और इधर क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, इसका जो 14 नंबर का सवाल है इसका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे जो कूलिंग इज इनइफेक्टिव, ड्रिल इज नॉट शार्प, तो क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो ये सभी इसके ओवर हीटेड में हैं, तो यहाँ पे इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया। 15 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर tan 2x, यहाँ पे देखिए बोला गया अगर tan 2x माइनस √3 इक्वल टू 0 है तो x का मान डॉट डॉट है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है tan 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर √3 को हम उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा आपका tan 2x इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए tan 2x बराबर ये √3 किसकी वैल्यू है। तो ये आपकी यहाँ से tan 60 की वैल्यू है। तो यहाँ से tan, इधर से tan कैंसिल, तो 2x बराबर आपका 60 हुआ। तो x इक्वल टू आपका 60/2। तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका 30 डिग्री, जो आपका इसमें 30 डिग्री ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, और ये 60, 19, 45 ये सब रंग है। तो आपका जो राइट आंसर है वो 30 डिग्री वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उनको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं पर जो मैंने सॉल्व किया है, अगर आपको इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आगे जो भी इसमें मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा, उनको मैं छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सब पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करके पूछें। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है नर्लन प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नर्लिंग ऑपरेशन, यानी कि नर्लिंग का ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है। नर्लन प्रचालन उच्च वेग में किया जाता है, जो आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे बोला गया नर्लिंग ऑपरेशन टू बी डन एट हाई स्पीड, क्या हाई स्पीड पे किया जाता? नहीं, ये गलत है।
नर्लिंग प्रचलन यानी कि नर्लिंग ऑपरेशन जो है इज ए फार्मिंग ऑपरेशन। हाँ, आपका ये नर्लिंग ऑपरेशन जो है ये फार्मिंग ऑपरेशन होता है, क्योंकि नर्लिंग टूल पर बनी हुई जो आकृति होती है वही आकृति आपके जाप पर आ जाती है। तो यहाँ पे ये सही है। उसके बाद में नर्लन जो है यानी कि नर्लिंग इज डन ऑन वर्क पीस फॉर ग्रिपिंग एंड ग्रूव अपीयरेंस, ये भी सही है। हीरक नर्लिंग यानी कि डायमंड नर्लिंग इज वन टाइप ऑफ नर्लिंग पैटर्न, ये भी सही है। तो आपका जो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि नर्लिंग जो ऑपरेशन है वो धीमी गति पर किया जाता है। तो यहाँ से आपका इसमें हाई स्पीड यानी कि अधिक गति दिया है, तो आपका ये राइट आंसर यही होगा। ठीक है, यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर देखिए बोला गया है 17 नंबर के क्वेश्चन में। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको रीड करिए। तो यहाँ पे 17 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्त, इसमें बोला गया हस्त रीमर को छिद्र में, यानी कि हस्त रीमर को छिद्र में डाटा द्वारा ले जाया जाता है। द हैंड रीमर इज गाइडेड इनटू द होल वाई है, यानी कि जो हस्त रीमर होता है उसको छिद्र में कैसे ले जाया जाता है। तो यहाँ पे जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बोला गया है लघु बेबल लीड द्वारा, यानी कि शॉर्ट बेबल लीड, लंबा टेपर लीड, लॉन्ग टेपर लीड, और इधर स्ट्रेट फ्लूट्स वर्ग अंतर यानी कि स्क्वायर इंड के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ से इसका जो राइट आंसर निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें बोला गया है टेलीस्टार को ऑफसेट करते हुए टेपर के वर्तन का सिद्धांत डट डट है, डट 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 है। तो यहाँ पे मतलब कि द प्रिंसिपल फॉलोड इन टर्निंग टेपर वाई ऑफसेटिंग द टेलीस्टाकेज। तो यहाँ पे जो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा अच्छे से रीड करिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जाब अक्ष को लेथ अक्ष की सीध में न रखकर टूल को लेथ अक्ष के समांतर संचालित किया जाना है। अगला है आपका जाब अक्ष को लेथ अक्ष की सीध में कर टूल को लेथ अक्ष के कोणीय रूप में संचालित किया जाता है, ऐसा नहीं। अगला है जाब अक्ष को लेथ अक्ष की सीध में न रखकर टूल को लेथ अक्ष के कोणीय रूप में संचालित किया जाना, ये भी आपका नहीं है। अगला है संजीव और निर्जीव केंद्रों को केंद्र में न रखने के लिए शीर्ष और पुच्छ स्टाक यानी कि टेली स्टाक उल्टे दिशा में संचालित करना, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाब अक्ष को लेथ अक्ष की सीध में न रखकर टूल को लेथ अक्ष के समांतर संचालित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ये आपका क्वेश्चन पेपर 2 जून 2019 का है, आपको ध्यान रखना है। ये एकदम हाल ही का करंट वाला क्वेश्चन है। इससे पहले उसके बाद में क्वेश्चन यानी कि एग्जाम होने जा रहा है, तब से अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे। चलिए अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 19 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग आरेखन में आधार डॉट 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 काम आता है, यानी कि जो डाटा में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स सर्व्स एज, यानी कि आपका जो 19 नंबर का क्वेश्चन है इसमें वस्तु की ज्यामिति परिभाषित करने के संदर्भ में। अगला आपका आरेखन विमोचित होने की तिथि पहचानने में गलत, आरेखन के विन्यास को परिभाषित करने के संदर्भ में, ये भी आपका गलत है। आरेखन के प्रक्षेप में संबंध में, ये भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 20 देख लेते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 20 नंबर के क्वेश्चन में जब केंद्र लेथ यानी कि सेंटर लेथ का टूल घूर्णन अक्ष के लंब गति पर चलता है तो डट 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 डट। तो यहाँ पे देखिए वह एक बेलनाकार पृष्ठ उत्पन्न करता है क्या? नहीं। वह एक सपाट पृष्ठ उत्पन्न करता है, हाँ, क्योंकि जब लंब गति में चलेगा यानी कि क्रॉस स्लाइड को चलाओगे, जब लेथ मशीन आपकी वर्किंग में है तो आप जब क्रॉस स्लाइड को चलाओगे तो पृष्ठ किस आकार का होगा। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा इट्स प्रोड्यूस अ फ्लैट सरफेस, एकदम फ्लैट सरफेस वहाँ से मिलेगी। और लंब गति में जब आप क्रॉस फीड को चलाओगे तभी लंब गति में चलेगा, वरना आपका जो पैरेलल यानी कि समांतर गति में हो जाएगा।
तो अगला ऑप्शन है वह एक टेपरित पृष्ठ उत्पन्न करेगा। टेपरित पृष्ठ नहीं, यानी कि टेपर्ड सरफेस नहीं देगा। टेपर्ड सरफेस जब देता है जब आप कंपाउंड स्लाइड या टेलीस्टैक ऑफसेट करते हैं तभी होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है इसका, तो वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयोजन सेट का भाग नहीं है। जो आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है, तो कॉम्बिनेशन सेट का मतलब है कि कई चीज़ों को यानी कंबाइंड करके एक ऐसा सेट बनाया गया है जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट के कौन सा भाग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें प्रोटेक्टर आपका हेड होता है, आपका जो सेंटर हेड है वो भी होता है, और जो आपका स्क्वायर हेड होता है वो भी होता है, और टेल हेड यानी कि पुच्छ शीर्ष आपका ये नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और आपका स्क्वायर हेड वहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। इन तीन को मिलाकर के आपका एक ऐसा सेट बनता है जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 22, निम्नलिखित में से कौन चूड़ी के व्यास का पता लगाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। चूड़ी के व्यास का पता लगाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है थ्रेड माइक्रोमीटर, टू वायर मेथड, और इधर है 3 वायर मेथड, वी ब्लॉक मेथड। तो यहाँ पर व्यास का प्रभावी पता आप वी ब्लॉक के माध्यम से नहीं लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, क्योंकि थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा आप पता लगा सकते हैं, 2 वायर मेथड के माध्यम से भी लगा सकते हैं, 3 वायर मेथड है उसके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 23 नंबर में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर में बोला गया है आपसे कि जो आसंजक आबंधन संधि है, यानी कि आपका जो एडहेसिव बॉन्डिंग ज्वाइंट इज है, तो ये आसंजक आबंधन संधि जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ पे देखो, स्थायी संधि यानी परमानेंट ज्वाइंट, अपने ही संधि यानी कि रिमूवेबल ज्वाइंट, अस्थायी टेम्परेरी ज्वाइंट, और आसंजक आबंधन के माध्यम से तभी प्रकार के संधि प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 23 नंबर का जो राइट आपका आंसर है ये आपका स्थायी संधि यानी कि परमानेंट ज्वाइंट होता है। इसको कभी भी आप ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं, एकदम परमानेंट ज्वाइंट होता है। ठीक है, 23 नंबर का जो है राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है। 24 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है मापन प्रणाली में यादृच्छिक त्रुटियां डॉट के कारण होती हैं। जो आपका रैंडम एरर इन ए मेजरमेंट सिस्टम आर ड्यू टू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्यावरणीय परिवर्तन यानी कि इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से। अगला है अनांसांकित उपकरणों के प्रयोग से, यूज ऑफ अनकैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट। अगला है आपका हीन कैबलिंग अभ्यास, तो पूर्व कैबलिंग प्रैक्टिस, अप्रत्याशित प्रभाव। तो यहाँ पे जो आपका 24 नंबर का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, इसमें बोला जा रहा है प्रघात प्रतिरोध इस्पातों में डॉट होना चाहिए, यानी कि शॉक रेजिस्टिंग स्टील शुड हैव। तो यहाँ पे उच्च कठोरता हाई हार्डनेस, हाई नॉर्मलता यानी कि हाई टफनेस, और उच्च तनन बल यानी कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, निम्न जीर्णन प्रतिरोध यानी कि लो वेयर रेजिस्टेंस। तो आपका जो यहाँ प्रघात प्रतिरोधक इस्पात में डॉट होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, शॉक रेजिस्टिंग स्टील शुड हैव। तो 25 नंबर का जो राइट आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आपका जो उच्च नॉर्मलता यानी कि हाई टफनेस होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है सोल्डरन में अभिवाह प्रयुक्त करने का उद्देश्य है डॉट यानी कि द पर्पज ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज ड्यू टू।
यानी कि जो यहाँ पे सोल्डरन में प्रयुक्त आपका फ्लक्स है, पर्पज ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग, तो उसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है। तो सोल्डर धातु की तरलता बढ़ाना। अगला है खराब संधि में दर्रे को भरना। अगला है आपका अधिशेष सोल्डर को धो डालना। ऑक्साइड अभिरूपण को रोकना। तो इसका जो मेन आपका पर्पज है वो ऑक्साइड अभिरूपण को रोकना है, यानी कि प्रिवेंट ऑक्साइड फार्मिंग को यहाँ से इसको रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर। 27 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कीवे कर्तन के लिए प्रयुक्त छेनी, यानी कि जो कीवी कोई भी जैसे फ्लैट जाब है उस पर कीवे आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, किस छेनी की मदद से, यानी कि किस चीजल की मदद से यहाँ पर आप कीवे को कट करेंगे। तो यहाँ पे सपाट छेनी यानी कि फ्लैट चीजल है, कैप चीजल है, गोलाकार चीजल है, हीरक नोकदार चीजल है यानी कि डायमंड पॉइंट चीजल है, आपकी राउंड नोज चीजल है। तो आप किसकी मदद से यहाँ पे कीवे को बना पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आप कैप चीजल के माध्यम से यहाँ से आप इसको आसानी से बना पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर है। 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है बिंदु अभिदिशा स्पॉट फेसिंग डॉट डॉट का प्रचालन है। जो स्पॉट फेसिंग होता है वो किसका प्रचालन है, स्पॉट फेसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, छिद्र को बड़ा करने के लिए यानी इन लार्जिंग द होल, छिद्र के भित्ति पटल का मशीनिंग यानी मशीनिंग ऑफ द वॉल सरफेस ऑफ द होल, छिद्र के चारों ओर भित्ति पटल का सपाट मशीनिंग, फ्लैट मशीनिंग द फेस सरफेस अराउंड ऑफ द होल, आंतरिक चूड़ियों के कर्तन, कटिंग इंटरनल थ्रेड्स। तो यहाँ पे जो आपका 28 नंबर है इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी है, क्योंकि छिद्र के चारों ओर भित्ति पटल का सपाट मशीनिंग यानी फ्लैट मशीनिंग द फेस सरफेस अराउंड द होल, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर। 29 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया प्लग गेज को, जो आपका प्लग गेज होता है, प्लग गेज की गो पार्श्व का व्यास डॉट डॉट के समान होता है। तो यहाँ पे गो साइड ऑफ द प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इक्वल टू, जो गो साइड का आपको का जो सिरा है वो कैसा होता है, कार्य का वास्तविक आकार यानी एक्चुअल साइज ऑफ द जॉब, कार्य का मूल साइज या बेसिक साइज ऑफ द जॉब, कार्य का न्यूनतम आकार यानी कि मिनिमम साइज ऑफ द जॉब, कार्य का अधिकतम साइज यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब। तो ये यहाँ पे क्या है, गो जो सिरा होता है आपका प्लग गेज में वो किस चीज को दर्शाता है, इसका मतलब ये है, यानी कि प्लग गेज पर दो सिरे होते हैं, एक में गो एक में नो गो लिखा होता है। तो यहाँ पे प्लग गेज में जो गो सिरा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है मिनिमम साइज ऑफ द जॉब, यानी कि कार्य का न्यूनतम जो आकार होता है वो गो की तरफ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर। 30 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया ढिवरी यानी कि जो नट होता है आपका के नीचे स्प्रिंग वाशरों को डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ढिवरी के नीचे स्प्रिंग वाले वाशरों को किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्प्रिंग वाशर आर यूज्ड अंडर नट यानी कि नट के नीचे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है कंपन के कारण ढिवरियों के ढीले होने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट स्लेकनिंग ऑफ नट्स ड्यू टू वाइब्रेशन, कार्य में गति को रोकने के लिए, बोल्ट की गति को रोकने के लिए, चूड़ी की गति को रोकने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो मेन पर्पज है वो है कंपन के कारण डिब्रियों के ढीले होने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट स्लेकनिंग ऑफ नट ड्यू टू वाइब्रेट। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। सार्वत्रिक पृष्ठीय गेज, जिसको हम लोग सरफेस गेज बोलते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग एक भाग आधार कोर की बगल में समांतर रेखा आरेखित करने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है ये पैरेलल लाइन खींचने के लिए यहाँ पर किसकी जो किस चीज की सहायता से यहाँ पर
पैरेलल लाइन खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है सूक्ष्म समंजन पेंच, यानी कि फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, वी ग्रुप आपका है, गाइड पिंस आपका है, रॉकर आर्म्स। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है ये कहाँ लगा होता है, ये आपका वर्नियर कैलिपर में लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइड पिन आपके जो सरफेस गेज में लगी होती हैं उनकी मदद से आप यहाँ पर पैरेलल लाइन को खींच सकते हैं, जिसको हम लोग गाइड पिंस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 31 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन, ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला है इस्पात में कार्बन अंश की वृद्धि के परिणाम स्वरूप डट डट होती है, यानी कि इंक्रीज ऑफ कार्बन कंटेंट इज स्टील। कार्बन में इस्पात में कार्बन अंश में वृद्धि की परिणाम स्वरूप, यानी कि स्टील में कार्बन की मात्रा को जो बढ़ाया जाता है तो किस प्रकार की वृद्धि हो जाती है। तो आपका जो 32 नंबर है, तो यहाँ पे इसमें जो जब इस्पात में हम कार्बन बढ़ाते हैं तो ये कठोरता में वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीज इन हार्डनेस, उसकी जो हार्डनेस है उसमें वृद्धि हो जाती है। आघात वर्धनता में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज द मैलेबिलिटी, इंक्रीज इन डक्टिलिटी, नन ऑफ द एबव। तो आपका जो राइट आंसर है वो कठोरता में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है ये मैथमेटिक्स का है, यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है, इसमें बोला गया है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 2x dx का मान डट 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 दिया है, तो इसका आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये अचर पद है इसको बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 x dx, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगला आएगा स्टेप, तो ये हो जाएगा आपका x² / 2 और इसकी अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। तो यहाँ से 2 से 2 को कट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका x² अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, तो यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपका ये यहाँ से हो जाएगा 4 - 1, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो 3। आपका जो 3 वाला इसका आंसर है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे इसमें देखिए जो इसका 3 है वो ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला है वो 3 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप हल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। देखिए 34 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेथ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन किया जा सकता है। जो लेथ मशीन होती है उस पर कौन सा प्रचालन यानी कि कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। स्पिनिंग यानी कि कताई की जा सकती है, आरेखन यानी कि ड्राइंग की जा सकती है, सृजन और मुद्र कोइनिंग, तो यहाँ पे कताई की जा सकती है क्योंकि वो साफ्ट नाचती है तो उस पर हम कताई कर सकते हैं। तो इसका 34 नंबर का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें बोला गया है ज्यावार, ज्या को हम लोग साइन बोलते हैं, ठीक है। ज्यावार यानी कि साइन वार का आकार उसके डट 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 से विनिर्दिष्ट किया जाता है, कि यानी कि जो आपका साइन बार है उसका साइज कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइन बार आपका होता है उसमें उसमें जो पहिए यानी कि रोलर लगे होते हैं, तो उन दोनों रोलर के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी के जो साइज होती है उसी से इसका स्पेसिफाई किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भार से नहीं किया जाता है, न कुल लंबाई से, न रोलरों के आकार से। जो रोलर के आकार के दोनों रोलरों के बीच की जो दूरी होती है उससे साइन बार को स्पेसिफाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 36 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है माप विज्ञान अनुभाग में, जो माप विज्ञान है अनुभाग में मापन का जो तापमान रहता है डट डट केल्विन में गेजों को रखा जाता है। तो यहाँ पर केल्विन में रखा जाता है 293.15 पर।
अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का वेल्डिंग से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा शब्द है जिसका वेल्डिंग से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूजन, इसका वेल्डिंग से संबंध है। बाइंडिंग, जो बाइंडिंग यानी आबंधन, भेदन, और ये आपका वेल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसका कोई भी वेल्डिंग से संबंध नहीं होता है वाइंडिंग का। वाइंडिंग आबंधन, बाइंडिंग आपकी मोटर वोटर में की जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, स्पर्श गेजों को, जो स्पर्श गेज यानी कि जिसको हम लोग स्लिप गेज बोलते हैं, स्पर्श गेजों को डॉट डॉट द्वारा समुचित किया जाता है। यानी कि द स्लिप गेज आर असेंबल्ड बाय, जो आपके स्लिप गेज होते हैं उनको असेंबल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 38 नंबर का सवाल है। इसका निष्पीड़न यानी कि वार्निंगिंग जो होता है, रिंगिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, रिंगिंग प्रक्रिया के द्वारा इसको हम लोग असेंबल करते हैं। रिंगिंग, एक पर एक लगाकर असेंबल करना, वो रिंगिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो और बाकी ये सब आपके ऑप्शन रंग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, H7 जो आपका है, H7 और G6 में फिट कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो आपकी अंतराल फिट है, व्यतिकरण फिट, संक्रमण फिट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे H7 G6 में आपकी जो फिट है वो क्लियरेंस फिट है, जिसको हम लोग अंतराल फिट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे रहा है। ट्रपेनन डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त एक तरीका है। ट्रपेनन किसके लिए प्रयुक्त एक तरीका है? थ्रेड बनाने के लिए, ये तो आपका रंग आंसर है। छिद्रों को बंद करने के लिए, ये भी गलत। छिद्रों को बनाने के लिए, जनरेटेड बाय होल, तो स्मूथ वेल्ड। तो यहाँ पे 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, जो ट्रपेनिंग के द्वारा बासर, बड़े साइज के बासर बनाए जाते हैं। जब कोई जाब मान लीजिए ऐसे रखा है तो बड़े साइज का, इसमें आप जाब बड़े साइज का बासर बना लो तो ये यहाँ पे एक होल सा बन जाएगा। तो यहाँ पे बोला है छिद्रों को बनाने के लिए। जब आप बासर ऐसे ऐसे बनाएंगे तो ये बराबर छिद्र नहीं बन जाए, तो इस प्रक्रिया को ट्रपेनन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। बचे हुए जो 40 क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को कल सॉल्व करा के वीडियोज को अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, आओ मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जो 41 नंबर से बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं कल पूरा सॉल्व करके आप लोगों के सामने लाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। चलिए नमस्कार।